अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनको फॉलो किया होगा। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इस चीज को डिफाइन किया था और साथ ही हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन and what are biological molecules and what are bioelements, यानी कि ऐसे तमाम तर एलिमेंट्स जो कि लाइफ को बनाते हैं या लाइफ का कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाने में अपना रोल परफॉर्म करते हैं, उनको मजमूई तौर पर हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स। अब लाइफ एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर रखती है। ये कैसे मार्ज़े वजूद में आती है? बिल्कुल ऐसे ही आप लोग समझे ना कि किसी भी बिल्डिंग को अगर देखें, किसी मकान को देख लें, तो उसको बनाने के लिए ईंटें दरकार है। ईंटों का मिलाप होता है, फिर दीवारें बनती हैं, फिर उसकी रूफ्स बनती हैं, हत्ता कि एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ को बनाने के लिए भी कुदरत ने एक पूरी तरतीब रखी है। उस तरतीब को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दर्जा पर दर्जा है, यानी कि उसके अंदर लेवल्स हैं। हम छोटे से लेवल से बात शुरू करेंगे और फिर चलते चलते एक ऐसे लेवल पे भी आएंगे यहां पे लाइफ जो है वो एज सच अपने वजूद में आएगी। दुनिया के अंदर जितना भी मटेरियल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नॉन लिविंग मटेरियल, ये सारा का सारा यहां से शुरू होता है। ये शुरू होता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल पे। अगर आप अपनी बुक को गौर से देखें तो वहां एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लिखा हुआ है। मेरा कुछ नजरिया अलग होता है कि एटम को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पता चलता है उसके अंदर और भी जर्रात हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब एटम से छोटी चीजें भी जब दरियाफ्त हुई और हमारा मकसद ये है कि हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सबसे छोटे लेवल से बात शुरू करनी है, लिहाजा सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। यानी आप लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर वो रिवॉल्व करते हैं। यूं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मार्स से वजूद में आया वो क्या चीज है? एटम। अब हमने चूंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करनी है, हमने पूरी केमिस्ट्री यहां पे डिस्कस नहीं करनी, लिहाजा हम अपनी लाइन पे चलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे मार्स से वजूद में आते हैं। भाई किसी एटम से अगर हम पूछें एटम जिंदा है तो वो कहेगा नहीं। जब एटम भी जिंदा नहीं है तो उसके अंदर पाए जाने वाले जर्रात भी जिंदा नहीं है, लेकिन कुदरत की एक ऐसी तरतीब आएगी इन चीजों के अंदर, एक पॉइंट आएगा कि लाइफ बन जाएगी। सो आइए चलते हैं लाइफ के दर्जों की तरफ, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और आप लोग इस चीज को जानते हैं। अब मॉलिक्यूल्स का जो लेवल है उसको हम कहते हैं मोलेकुलर लेवल। सो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, इसके बाद फिर एटम्स के मिलाप से कौन सा लेवल आता है? मोलेकुलर लेवल। अब मॉलिक्यूल्स जो है वो कई तरह के हैं और बनते कैसे हैं? मुख्तलिफ किस्म की बॉन्डिंग्स के जरिए। You know very well about these bondings like ionic bondings
like covalent bondings etc. तो जब ये बन जाते हैं तो आइए बायोलॉजिकली हम इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यही मॉलिक्यूल्स नेचर के लिहाज से दो तरह के हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और अगर हम इनके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे इसको देखें तो फिर ये मजीद दो और कैटेगरीज के हैं, जैसा कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सो ओवरऑल आपके पास जो पिक्चर है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें मॉलिक्यूल्स किस किस अंदाज और किन किन शक्लों में हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। आप लोगों ने पानी को बड़े अच्छे तरीके से केमिस्ट्री में समझा है, H2O। सो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो ये बनता है पानी का मॉलिक्यूल। और पानी का मॉलिक्यूल अपनी नेचर के लिहाज से एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। I am not going to discuss chemistry because we are going to discuss biological organization. So अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़ा है और अच्छे तरीके से जानते हो कि भाई वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर दो चीजें इकट्ठी आ जाएं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर मैं यहीं पे ऑक्सीजन लिख देता हूं और यहां लिखता हूं C6H12O6। ये हमारे पास बन जाता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। सो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को गौर से देखें, व्हाट इज द नेचर, कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे आ रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इसके लिए बड़ी सिंपल किस्म की एग्जांपल है। मसलन माइक्रो मॉलिक्यूल के हवाले से अगर यही ग्लूकोज मैं यहां पर लिखता हूं C6H12O6 और इसके मुकाबले में मैं यहां पर लिख देता हूं स्टार्च। तो स्टूडेंट्स स्टार्च जो है वो किस चीज का पॉलीमर है? वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। लिहाजा अगर हम स्टार्च को देखें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज की निस्बत बहुत ज्यादा मिकदार में है। लिहाजा स्टार्च एक मैक्रोमॉलिक्यूल है बनिस्बत किस मॉलिक्यूल के, जो यहां पे हमने एक उसका यूनिट लिखा ग्लूकोज। स्टूडेंट्स इस तरह की कई एक एग्जांपल्स हैं। आप लोगों ने प्रोटीन्स के बारे में सुना हुआ है। सो व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अगर एक मुकम्मल प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन अमाइनो एसिड के मुकाबला के अंदर एक मैक्रोमॉलिक्यूल है और एक अमाइनो एसिड पूरी प्रोटीन के लिहाज से क्या है? माइक्रोमॉलिक्यूल। सो हमने चार चीजों को एग्जांपल के तौर पर डिस्कस कर लिया। कितने तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स यहां पे मैंने लिखे हैं, कुछ इनके अंदर ऐसे भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप लोगों ने सुना होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वगैरह वगैरह। यानी है तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स
लेकिन बायोलॉजिकली ये मॉलिक्यूल्स बड़े ही एक्टिव हैं, खास तौर पे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि हाईली एनर्जी रखने वाला मॉलिक्यूल है। जब इसका टर्मिनल फॉस्फेट उतरता है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। लिहाजा मॉलिक्यूल्स का ओवरव्यू करें तो फिर वही बात, कितनी तरह के हैं? 4 किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाते हैं और मखसूस अंदाज से मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अगले लेवल पे हमें ले जाते हैं। पहले तो हमने सीखा ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, एटम्स का वजूद बनता है। फिर एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स का वजूद बनता है। फिर मॉलिक्यूल्स की इतनी वैरायटीज, अभी भी लाइफ नहीं आई। क्या मॉलिक्यूल्स जिंदा हैं? हमने वहां तक जाना है जहां लाइफ, जहां जिंदगी एग्जिस्ट करेगी। हम लाइफ की तरफ चल पड़े हैं, अभी लाइफ नहीं आई। यानी लाइफ को बनाने वाले जितने भी ब्लॉक्स हैं, हमने उसकी तरतीब स्मॉलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ शुरू की है, अभी मुकम्मल नहीं की। सो आइए इससे थोड़े से अगले लेवल को देखते हैं, जिसकी मजीद डिटेल जो है हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो, ये मुख्तलिफ अंदाज से मिलते हैं। देखें, ये एरोस क्या शो करते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन होता है और यहां पे मार्जे वजूद आती हैं ऑर्गेनेल्स। आप अगर अपनी बुक देखेंगे तो उसमें ऑर्गेनेल्स और सेल्स का इकट्ठा लेवल डिस्कस किया है। ठीक किया है, पर मैंने आपको पहले बताया कि मेरा थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ होता है। जैसे वो सब एटॉमिक और एटॉमिक की बात हमने की, उसी तरह से अगर सेल्स को मैं पहले डिस्कस करता और ऑर्गेनेल्स को बाद में, तो ये मामला तरतीब के लिहाज से दुरुस्त ना होता। लिहाजा ये मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनेल्स। सो ऑर्गेनेल्स क्या हैं, इनको इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोग यहां तक जितनी डिस्कशन हुई इसको ज़हन नशीन करें। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसकी अगली जो है तरतीब, अगला बायोलॉजिकल लेवल, ऑर्गेनेल्स और सेल्स और दीगर मराहल जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉलो किया होगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दें। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।